बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ताल्लुक मॉलिक्यूल की रोटेशन के साथ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि मॉलिक्यूल के अंदर तीन तरह के एनर्जी लेवल होते हैं। देयर आर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, there are vibrational energy levels and there are rotational energy levels। मॉलिक्यूल की रोटेशन के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, वाइब्रेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। या यूं कह लें कि दो कंसेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर देयर आर अ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स एंड बिटवीन टू कंसेक्टिव वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स देयर आर अ नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ये देखिएगा इस डायग्राम में ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को, और इन दो ब्लू लाइंस के दरमियान यानी इन दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के दरमियान देयर आर अ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को हमने ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया है और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की लेंथ ज़्यादा है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के लिए जो लाइंस लगाई हैं उनकी लेंथ कम है और रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए जो लाइंस लगाई हैं उनकी लेंथ उससे भी कम है। ये एक्चुअली जस्ट ये शो करने के लिए है कि रोटेशनल एनर्जी लेवल के दरमियान गैप कम है, इसलिए मॉलिक्यूल को एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल में जाने के लिए यानी लोअर रोटेशनल लेवल से हायर रोटेशनल लेवल में जाने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अलबत्ता बॉन्ड की वाइब्रेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। लोअर वाइब्रेशनल लेवल से हायर वाइब्रेशनल लेवल में मॉलिक्यूल को ले जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए उससे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है जब कोई मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जाता है तो वो बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और रोटेशनल एनर्जी लेवल को क्रॉस करता है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कंसर्न्ड विद रोटेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने डिफाइन किया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डील करते हैं उन्हें कहा जाता है माइक्रोवेव रेडिएशन। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशंस विद मैटर। और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक मॉलिक्यूल की रोटेशन के साथ है। जब कोई मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेता है तो वो लोअर रोटेशनल लेवल से जंप करके हायर रोटेशनल लेवल में चला जाता है। अब ये जंप करके जब मॉलिक्यूल हायर वाइब्रेशनल लेवल हायर रोटेशनल लेवल में जाता है तो इसका मतलब ये ना समझिएगा कि मॉलिक्यूल फिजिकली लोअर लेवल से अपर लेवल में चला जाता है। हो सकता है फिजिकली मॉलिक्यूल वहीं हो जहां पहले था, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन अब इंक्रीज हो गई। ये ऐसे ही है, पंखा इस वक्त बंद है, इसका मतलब है फैन इज इन ग्राउंड स्टेट रोटेशनल लेवल। आपने स्विच ऑन किया और रेगुलेटर को पोजीशन 1 पे कर दिया, ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड लेवल है। फैन अब भी उसी पोजीशन पर है जहां पहले था, लेकिन आपने जस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इंक्रीज कर दी, आपने उसे ऑन कर दिया। इसके बाद आपने रेगुलेटर घुमा के उसको पोजीशन 2 पे किया, फैन वहीं रहेगा लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगी। आप जब रेगुलेटर को घुमा के पोजीशन 3 पे ले आएंगे तो फैन की फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन और इंक्रीज हो गई, और जब आप रेगुलेटर को पोजीशन 4 पे ले आएंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन और इंक्रीज हो जाएगी। अब देखें, फैन ऑफ था तो भी वहीं था, फैन को आपने पोजीशन 1 पे रखा तो भी वो फिजिकली उसी पोजीशन पर है, लेकिन अब रोटेट कर रहा है।
और जब आपने उसे रेगुलेटर को रोटेट करके पोजीशन 2, 3 और 4 पे ले गए तो फैन फिजिकली अपनी एक्चुअल पोजीशन पर ही है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो गई। तो हम कहेंगे कि फैन पहले ग्राउंड स्टेट रोटेशनल लेवल में था, इसके बाद जंप करके फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में चला गया, उसके बाद सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में चला गया, उसके बाद थर्ड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में चला गया, उसके बाद फोर्थ एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में चला गया, लेकिन फिजिकली उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। ये देखें, ये फैन, ये एक व्हील रोटेट कर रहा है। आप मोटरसाइकिल को किक लगाई आपने या गाड़ी को स्टार्ट किया, इसके व्हील पहले ज़ीरो स्टेट में थे, ग्राउंड स्टेट रोटेशनल लेवल में थे। आपने फर्स्ट गियर लगाया, व्हील घूमना शुरू हो गए। अब गाड़ी की फिजिकल पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन गाड़ी रोड के ऊपर ही है। आप फर्स्ट गियर से सेकंड गियर लगा दें, थर्ड गियर लगा दें, फोर्थ गियर लगा दें, अगर आप मोटरवे पे हैं तो फिफ्थ गियर भी लगा दें, गाड़ी रहेगी रोड के ऊपर ही। ऐसा नहीं होगा कि गियर चेंज करने से गाड़ी ने उड़ना शुरू कर दिया हो। तो फिजिकली गाड़ी अपनी पोजीशन चेंज करती है, लेकिन रहती रोड के ऊपर ही है। जस्ट उस अब गियर चेंज करने का मतलब है कि आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो सिमिलरली जब मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं तो फिजिकली वो अपनी एक्चुअल प्लेस पर ही होते हैं, लेकिन उनकी जब फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इंक्रीज होती है तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल हायर रोटेशनल लेवल में चला गया है। तो ये ऐसे नहीं होता कि जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ के ग्राउंड स्टेट से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे हम जाते हैं तो हमारी फिजिकल पोजीशन चेंज होती है। तो मॉलिक्यूल के साथ ऐसा नहीं होता। अगर कोई बंदा 17 स्केल में काम कर रहा है, अब उसको प्रमोशन मिली, वो 18 स्केल में चला गया, तो वही आदमी है, उसने उसी ऑफिस में बैठना है, बस जस्ट अब उसकी इख्तियारात थोड़े से बढ़ गए या उसकी पे इंक्रीज़ हो गई। लेकिन अगर उसका नाम पहले मोहम्मद उस्मान है तो 18, 19, 20, 21 स्केल में जाने के बाद भी उसका नाम मोहम्मद उस्मान ही रहना है। वो अगर पहले 2 रोटियां खाता था तो अब भी उसने उतना ही खाना है। बस अब चूंकि उसकी पोजीशन इनहांस हो गई, हो सकता है उसका ऑफिस भी चेंज ना हो, वो उसी चेयर पे बैठे जहाँ पहले बैठता था, उसी डिपार्टमेंट में बैठे, फिजिकली उसमें चेंज नहीं आएगी, लेकिन उसकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी। तो सेम इज केस विद मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए पहले हमें रोटेशनल मोशन को समझना है। रोटेशनल मोशन इज मोशन ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड इट्स एक्सिस। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, ये एक व्हील रोटेट कर रहा है, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमने ये रेड लाइन से शो किया है। अब ये रेड लाइन यहाँ पर हमें वर्टिकल नज़र आ रही है, लेकिन ये व्हील जब किसी साइकिल में, किसी मोटरसाइकिल में, किसी गाड़ी में लगा हुआ होगा तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हॉरिजेंटल होगा, यानी रोड के पैरेलल होगा। अलबत्ता जब फैन रोटेट करता है, ये देखें रोटेशन ऑफ फैन, अगर हम देखें, जब फैन रोटेट करेगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके रॉड की पोजीशन में होगा। ये ऊपर जो फैन का रॉड है जिसके साथ फैन अटैच है रोड के साथ, रूफ के साथ, तो ये रॉड इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस एक्सिस के अराउंड इसके विंग्स रोटेट करेंगे। ये देखें, इस फिरकी को लेफ्ट साइड पे जो ये एक लट्टू सा है, एक फिरकी सी है, इसको जब आप रोटेट करेंगे तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है जहाँ से पकड़ के आपने इसको रोटेट किया। और राइट साइड पे ये अगेन एक व्हील है, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वर्टिकल लाइन इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करती है। आगे ओमेगा लिखा है ऊपर, ओमेगा इसकी रोटेशनल वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। ये देखें, लट्टू आपने बचपन में बड़े घुमाए होंगे, तो लट्टू को जहाँ से पकड़ के हम घुमाते थे, ये जो वर्टिकल इसका वर्टिकल हैंडल है, यही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी के अराउंड इसने रोटेट करना है। सिमिलरली
रोटेशन ऑफ क्लॉक, हमारी एवरीडे लाइफ की ऑब्जर्वेशन। क्लॉक की नीडल्स, इन नीडल्स को इंग्लिश में हैंड्स कहते हैं। छोटी सुई को स्मॉलर हैंड और बड़ी सुई को बिगर हैंड या लॉन्गर हैंड और शॉर्टर हैंड। तो ये जहां पर सी लिखा है यही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये वॉल क्लॉक जब दीवार के साथ लगा होगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन रूफ के और फ्लोर के पैरेलल होगा। और अगर आपने वॉल क्लॉक को टेबल के ऊपर धर दिया है तो फिर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन दीवार की पैरेलल होगा, छत की तरफ होगा। जो स्मॉलर हैंड है, जो छोटी सुई है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कम है, और जो लॉन्गर हैंड है जो मिनट्स के बारे में बताती है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ज़्यादा है। और जो उससे लॉन्गर हैंड है, जो बड़ी सुई, जो सेकंड्स के बारे में बताती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन सबसे ज़्यादा है। पार्क में कभी आप जाएं, बचपन में आप जाते होंगे, अभी भी जाते हैं, तो आप स्काई व्हील में बैठे होंगे, जिसको जॉइंट व्हील भी कहते हैं, स्काई व्हील भी कहते हैं, इसको फेरस भी कहते हैं। इसमें बच्चों को बिठा के रोटेट किया जाता है। ये देखिएगा, तो ये भी रोटेशनल मोशन है। ये देखिए, इसे स्काई व्हील भी कहते हैं, इसे जॉइंट व्हील भी कहते हैं। ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है और गालिबन इसका नाम फेरस भी है। ये अब स्पेलिंग मुझे जरा भूल रहे हैं, आई विल कन्फर्म यू लेटर ऑन। अभी आप इसे स्काई व्हील लिखें। और स्काई व्हील की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये वीडियो देखें और अपने बचपन की यादें ताज़ा करें। दिस इज रोटेशन। अगेन स्काई व्हील, ये फैन की रोटेशन, और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की रोटेशन अराउंड एक्सिस। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। सफेयर की, रेक्टेंगल की रोटेशन, कोन की रोटेशन, इलिप्स की रोटेशन। अब प्योर रोटेशन के लिए ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं।